बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 37 के अंदर हमने कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर्स के जो बेसिक पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए सारे, और मैंने आपको उसके अंदर सारा का सारा जो आर्किटेक्चर है वो ड्रॉ करके भी दिखाया कि ये किस तरह सारे कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं। आपने देखा था 37 में हमने सीपीयू की डिटेल डिस्कस कर ली थी, तो 38 के अंदर हम रैम और उसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं रैम की, वो पूरा कंप्लीट टॉपिक आपकी बुक में है, तो बुक के ही स्क्रीनशॉट मैंने इसके साथ यूज़ किए। तो ये पूरा टॉपिक जो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। रैम क्या है, मैं अगर आपको अगर मुझे अलाउ करें तो मैं आपको मदरबोर्ड पे वापस लेके चलता हूँ पिछले लेक्चर्स के मदरबोर्ड के ऊपर। ये वाला पार्ट है जी रैम, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अभी हम इसकी डिस्कशन करने लगे हैं। ये पार्ट अगर हम अपनी डायग्राम पे चलें तो हमारी जो डायग्राम थी वो ये थी, ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं जी रैम। ये देखें ये वाला पार्ट, तो ये क्या है, ये अगर आप स्ट्रक्चर को सामने रखें तो आप देखें कि ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जितनी भी वर्किंग है कंप्यूटर की सारी जितना भी डेटा है, चाहे वो जिस मर्ज़ी यूनिट से जिधर से मर्ज़ी आ रहा हो, उसने इधर ही आना है और यहाँ से फिर उसने सीपीयू में जाना है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस, आप इवन मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप बेशक प्रैक्टिस करके देखें। आपके घर में सिस्टम यूनिट पड़ा है, उसकी रैम ज़रा उतार दें, आपके कंप्यूटर का डिस्प्ले नहीं आता। और कंप्यूटर, ये वाहिद 2 यूनिट हैं कंप्यूटर के अंदर जिस पे कंप्यूटर बीप करता है, मतलब टी टी की आवाज़ें आएंगी, ठीक है। अगर आप लोग उसको सुने तो क्यों ये टी या पी की आवाज़ें इसलिए आती हैं, कंप्यूटर वार्न करता है कि जनाब आपके ये बेसिक जो वर्किंग है, एक सीपीयू, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, अगर ये हिला हो या ये अपनी जगह पे फिट ना लगा हो तो बीप आती है, या रैम अगर वर्किंग ना कर रही हो तो कंप्यूटर की बीप आती है। ये आपके लिए हार्डवेयर को सामने रख के भी, मतलब आप मार्केट में लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं जनाब ये तो आपका जनाब मदरबोर्ड जो है ना वो उड़ गया, तो आपका 4000 रुपये लगेगा। कुछ नहीं हुआ, रैम हिली होती है, ठीक है। कंप्यूटर ऑन ना हो रहा, रैम उतार के ज़रा उसको फूंके शूंके मार के, ब्लोड स्लोड मार के, ज़रा उसको पंखे से हवा हवू दे के दोबारा रैम लगा के बिस्मिल्लाह करके ऑन करें, कंप्यूटर चल जाएगा। तो ये हार्डवेयर के प्रोस्पेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बहरहाल हम चलते हैं, हमने तो उसको स्टडी प्रोस्पेक्टिव से लेना है साथ साथ। तो लेक्चर 38 के अंदर हम रैम पढ़ेंगे जी। तो रैम क्या है, ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी क्यों है, क्योंकि ये कंप्यूटर के सीपीयू के साथ डायरेक्टली लिंक होती है, और सीपीयू के कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली 2 ही मेमोरी लिंक हैं बच्चों। एक होती है रोम और एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम रोम को डिस्कस करेंगे। ओके, एज मैंशनड अर्लियर, अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन इट मेन मेमोरी विच इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ये वही लाइंस हैं बच्चों जो आपने पिछले लेक्चर में 2 बार पढ़ी। दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बच्चों। तो ये लाइन आपने लिखनी है, कुछ नहीं है इसमें रटा मारने वाली कोई बात नहीं है। कोई यूनिट कंप्यूटर का पूछ ले आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने ये लाइन ज़रूर लिखनी, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स, बिकॉज ये सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप इसमें से आईओ यूनिट को थोड़ा सा हिला दें, रैम जस्ट हिली हो, लगी हो, लेकिन थोड़ी सी हिली हो तो कंप्यूटर नहीं चलता। तो इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ ना, ठीक है। उसका ना होना तो खैर और ही दुनिया है, लेकिन अगर वो जस्ट हिली हो, अपनी जगह पे फिट ना लगी हो, उसके जो प्लग मैंने आपको दिखाए थे मदरबोर्ड पे वो प्रॉपर ना प्रेस ना किए हों तो भी कंप्यूटर नहीं चलता। तो ये लाइन आपने हर हाल में मेंशन करनी है। तो कहता है जी मैंने क्योंकि शुरू में आपको बताया इस बुक के कि जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि सारा जो वर्किंग, सारा जो डेटा है वो इसके अंदर ही आ रहा होता है। आपने डायग्राम सारी देखी। अच्छा, उसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का कहता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का। तो ये थ्योरी किसने दी, एग्जैक्टली जॉन वॉन न्यूमन या वॉन न्यूमन्स, ठीक है, ये साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरी दी कि स्टोर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट हैविंग सम काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी। जी कंप्यूटर काम नहीं करेगा अगर कंप्यूटर के अंदर कोई मेन मेमोरी नहीं है। इन दिस सेक्शंस वी विल लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज यूज इन द कंप्यूटर्स एंड देयर वर्किंग। हम इस सेक्शन में, आपकी बुक का ये सेक्शन है, इसके अंदर हम इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में हम उन तमाम मेमोरीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके कंप्यूटर्स की वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। मोस्टली द मॉडर्न कंप्यूटर मेमोरीज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ चिप, ठीक है। 2 तरह की होती है ना, एक मैकेनिकल है जैसे हार्ड डिस्क का, उसके अंदर प्लेटर्स हैं, प्लेटर्स के ऊपर लेंस लगे हुए हैं, वो प्लेटर घूमते हैं और लेंस उसका डाटा रीड करते हैं एंड देन सेंड करते हैं। जैसे आपकी डीवीडी रोम या सीडी रोम, उसमें भी लेंस हैं, वो सीडी घूमती है। एक यूएसबी है। अब यूएसबी जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, ठीक है। जैसे मेमोरी कार्ड है, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं। ये चिप बेस्ड ड्राइव्स हैं, चिप बेस्ड
कंपोनेंट्स हैं, इसमें कोई प्लेटर नहीं है जो घूमना शुरू कर दें आप जैसे कंप्यूटर के साथ लगाएं। लेकिन एक हार्ड डिस्क है, एक वो कैसेट होती थी, एक वीसीआर की फ़िल्म होती थी, एक डीवीडी रूम है, सीडी रूम है, उसमें तो आपको चीज़ डालते हैं तो वो बाकायदा घूमती है, लेंस रीड करता है डेटा को, लेंस और डेटा सही रीड नहीं हो रहा तो हम लेंस को साफ़ भी करते हैं फिर चलाते हैं। तो वो मैकेनिकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इन मेमोरीज़ में मैकेनिकल इन्वॉल्व नहीं है, ये जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चिप है, और चिप जो है वो भी वही काम कर रही होती है, डेटा होल्ड कर रही होती है। ओके, और सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है ये बच्चों। इट इज़ बिल्ड इन द फॉर्म ऑफ थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ द सेल्स। अच्छा सर, ये जो थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स है बेटा, यहाँ पे आपको ये रैक नज़र आ रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, ये सारे जो रैक है ना, इनमें से हर रैक एक सेल है, और ये 8 बिट्स ऑफ डेटा यानी कि 1 बाइट ऑफ डेटा जो होता है उसको होल्ड करता है ये, ठीक है। तो थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स जो होते हैं वो कैपेबल स्टोरिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन। ये 5.3 आपकी बुक का फिगर है जिसके अंदर ये हमने डिस्कस किया है। अब इसके अंदर ये मेमोरी के सेल हैं, ये इसके कुछ एड्रेसेस होते हैं, ये डिफरेंट किस्म के, ठीक है। ये आप जब आगे असेंबली लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ेंगे बीएस में तो वहाँ आपको समझ आएंगे ये क्या होते हैं, और यहाँ हम इनके फिर कोई वेरिएबल्स वगैरह वो सेकंड ईयर में आपको समझाएंगे। फ़िलहाल आपको ये शेप नज़र आई, ये असल में शेप है क्या जनाब, ये वाली शेप है, दिस वन इज़ कॉल्ड रैम। मेन मेमोरी के अंदर दो ही चीज़ें, एक आपके पास आ गई रैम, दूसरी रोम। ये हमारा अगला लेक्चर है और ये जो अभी लेक्चर है उसके अंदर हम रैम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। ओके, ये बेटा इस तरह की होती हैं, ये नज़र आ रही हैं। अब ये जो इसके ऊपर चिप्स लगी हुई हैं ना, ये तो फिज़िकली है ना, मतलब जिस्मानी तौर पे आपको नज़र आ रही है कि ये ब्लैक ब्लैक इसके ऊपर ये चिप्स ही लगी हुई हैं, यस। बट अगर आप इसको लॉजिकली देखें ना, अगर ये वैसे अगर आप इसको ये समझ लें कि दूरबीन से देखें तो ये आपको कुछ इस तरह की नज़र आएगी, जिसमें इस तरह के ये सेल बने हुए और डेटा जो होता है इन सेल में यहाँ पे लोड होता है, इन सेल के अंदर यहाँ आता है। कितना डेटा आता है, 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट ऑफ डेटा। जितनी बड़ी मेमोरी होगी उस हिसाब से ही उसका डेटा जो होता है इसके अंदर स्टोर होता रहता है। ओके, ठीक है, ये डायग्राम आपको नज़र आई, ये इसकी डायग्राम है रैम की। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा आपने जो डायग्राम पढ़ी, मैं अगर ड्रॉ कर दूं जल्दी से, ये देखें, ये वो मैं सारे नहीं बनाऊंगा, जस्ट सीपीयू ड्रॉ करता हूँ। ये सीयू, ये आ गया एएलयू, और ये आ गई रैम, ये वही रैम है, ये वाली रैम है, ये वाली, ठीक है। ये मैं आप ये समझ लें कि मैंने यहाँ ये ऐसे ड्रॉ कर दी। इसके सब के एड्रेस हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आप इसका एड्रेस 000 रख लें, ये 0001, ये 0002, 0003 एंड सो ऑन, ठीक है। डेटा जो है वो आपको पता है जिधर से भी आए इनमें आता है। फ़र्ज़ करें यहाँ आ गया डेटा, इस एड्रेस पे आ गया। अब सीपीयू को लेट्स सपोज ये डेटा चाहिए, तो क्या वो ऐसा है कि वो पहले 00 का डेटा उठाएगा, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 की बारी आएगी तो इसका डेटा सीपीयू के रजिस्टर्स में जाएगा प्रोसेस? ऐसा नहीं है, वो इसके किसी भी पार्ट से डेटा जो होता है उसको रैंडमली एक्सेस कर सकता है। दो तरह की एक्सेस है ना, आप क्लास में मेरे सामने बैठे हैं तो मैंने लेट्स सपोज रोल नंबर 13 से सुनना है, और मैं कहूँ जी रोल नंबर 1 पहले आप खड़े हो जाएं, 2 फिर आप खड़े हो जाएं, 3 फिर आप खड़े हो जाएं, 4 5 6 7 देन 13 की बारी आए, तो ये तो होगी सीक्वेंशियल एक्सेस 1 बाय 1। एक है मैं डायरेक्ट कहूँ रोल नंबर 13 यू स्टैंड अप, मैं उनसे क्वेश्चन करूँ और जवाब लूँ, तो ये मेरी रैंडम एक्सेस है। इसी तरह जो सीपीयू है ना बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसके किसी रैक से कभी भी कोई डेटा उठा सकता है, इसीलिए इसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं कहते बल्कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं तो बल्कि मैंने एक एंटी टेस्ट की बुक लिखी तो मैंने उसके अंदर ये मेंशन किया, मैं कि इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहना भी गलत है, इसको रैंडमली एक्सेसिबल मेमोरी कहें, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा होगा। ऐसी मेमोरी जिसको हम रैंडमली एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, रैंडमली एक्सेसिबल मेमोरी, ठीक है। ऐसी मेमोरी जिसमें से लेट्स सपोज आपने, मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, आपने फेसबुक खोला हुआ है तो वो यहाँ लोड है, आपने कंसीडर करना है। आप कोई ऑडियो सॉन्ग चला रहे हैं वो यहाँ, आपने कोई गेम खोली हुई है वो यहाँ पे, आपने कोई डेटा जो वो मूवमेंट्स कॉपी पे लगाया हुआ है तो वो यहाँ पे, यहाँ आपने कोई और सॉफ्टवेयर खोला हुआ है तो आपका लेट्स सपोज सॉन्ग यहाँ पे, आप सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इस म्यूज़िक को सुना, तो आपको कहेगा जनाब पहले या तो फेसबुक यूज़ करें या फेसबुक बंद करें फिर मैं सॉन्ग चलाऊंगा, अदरवाइज़ मैं सॉन्ग नहीं चलाऊंगा। ऐसा कंप्यूटर ने कभी आपको कहा? क्योंकि वो कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, मेमोरी में डेटा मौजूद है, वो जहाँ भी मौजूद है मैं उसको एक्सेस कर लूँगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रैम का, ठीक है, डेटा इसने हर जगह से होल्ड करना होता है। आगे चलते हैं, ये रैम है, रैम की टाइप्स हैं हमारे पास। अच्छा, कहते हैं दीज सेल्स, ये इन्हीं सेल्स की बात हो रही है। ये देखें, ये एड्रेस आ गया 00075, ये मेन मेमोरी, ये इसके एड्रेस से हैं, यहाँ पे ये बफर, कुछ डेटा इसके अंदर आता है, तो मेमोरी ऑप कोड, ऑपरेशन कोड होता है, बफर एड्रेस है जिसकी वजह से डेटा आगे
स्टोर होना होता है, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो डेटा जो है असल में यहाँ होल्ड हो रहा होता है, ये वही है जो मैंने ऐसे ड्रॉ की है, यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, ये लें आप यहाँ पे जनाब इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, इधर से रिमूव कर लें, ऐसे ड्रॉ कर लें, ये मेमोरी बन गई। तो ये इसके एड्रेस आ गए, यहाँ डेटा होता है, डेटा सीपीयू में जाने के लिए जनाब उसके किसी पॉइंट्स। ओके आगे चलते हैं। कहते हैं ये जो सेल हैं ये लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं ग्रुप्स ऑफ 8 बिट्स कॉल्ड 1 बाइट। बच्चों अभी मैंने बताया आपको हर सेल कितने बिट्स डेटा, 8 बिट्स ही, जिसको हम 1 बाइट कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 याद करें, मेमोरी बेसिक यूनिट का लेक्चर था मेरा, जिसके अंदर मैंने आपको मेमोरी के बेसिक यूनिट्स पढ़ाए थे, तो ये उसके अंदर ही था बेटा। ओके, ईच बाइट्स इन द मेमोरी हैज़ अ यूनिक नंबर असाइन इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। हर एक बॉक्स का 0000 0001 0002 हर एक इस सेल का एक एड्रेस है जिसको हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं। ये सारी बातें आपको 1 बाय 1 समझाई जा रही हैं। दिस स्कीम ऑफ अरेंजिंग सेल इन द बाइट्स एंड बाइट्स इनटू द मेमोरी चिप, ये यहाँ पे उसने वो कहता है यही अरेंजमेंट मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि ये एड्रेस आ गया हर सेल का और यहाँ उसका डेटा आता रहता है। ओके, फ्रॉम दिस फिगर इज अबव मेंशन, कहता है यहाँ पे ये जो फिगर जिसको हम देख रहे हैं, मेमोरी इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अगर आप गौर करें तो 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट, तो ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हो गई। Okay, also the CPUs and other components of the computers can access any bytes from it। आगे बात कहता है ये सीक्वेंस ऑफ बाइट है और CPU उसके किसी भी बाइट को रैंडमली एक्सेस कर सकता है, उसको किसी एक ऑर्डर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, वो इसके जिस मर्जी रैक से डेटा उठा सकता है। ओके, main memory by the specifying the address, different bytes of the main memories can be accessed directly at randoms। The memory is built from the electronic components and accessing any parts of the memory take equal movements or amounts of time। वो कहता है क्योंकि इसके मैं इसको समझाऊंगा इस तरह की, कोई ये जो प्लेटर्स होते हैं जो हार्ड डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जब आप ये लेंस है तो उसने ऐसे घूम के उसके नीचे आना है तो उसको सीक टाइम कहते हैं। उसमें डिले होता है, मतलब टाइम लगता है, एक रोटेशनल डिले है, एक एक्सेस टाइम है, एक सीक टाइम है, फिर उस पूरे को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। मतलब ये स्लो काम करती है हार्ड डिस्क और डीवीडी और सीडी जो है, लेकिन रैम ऐसा नहीं करती क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक चिप से बने होते हैं और ये जितने बाइट्स हैं इनमें से किसी भी सेल से डेटा अगर सीपीयू को उठाना है तो उसको इक्वल टाइम, मतलब एक जितना वक्त दरकार होता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको जो 001 है उसमें टाइम उसको आधा सेकंड लग रहा है और 00075 के ऊपर उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वो दूर है सीपीयू से। ऐसा कुछ नहीं, इसके जिस मर्जी कंपोनेंट्स पे वो इक्वल टाइम के ऊपर डेटा एक्सेस होता है। ओके, सो द मेन मेमोरी इज डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। वो कहता है कि ये जनाब ये डायरेक्टली एक्सेसिबल स्टोरेज डिवाइस है, इसके जिस मर्जी पार्ट से जो सा मर्जी डेटा उठा लिया जाए। तो नो मैकेनिकल मूवमेंट्स, यस मेरा वर्ड आ गया, एज नो मैकेनिकल मूवमेंट्स। कौन सी मैकेनिकल मूवमेंट्स? वो डिस्क, वो प्लेटर्स, ठीक है, उसकी डिस्क घूमना, उसको मैकेनिकल मूवमेंट्स कहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही जैसे आपकी यूएसबी जो है वो आपने लगाई होती है तो उसकी चिप है तो उसके ऐसा यूएसबी लगाएं तो यूएसबी घूमना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप डीवीडी में सीडी डालेंगे तो वो घूमेगा क्योंकि वो मैकेनिकल मूवमेंट्स हैं। ये चिप है, इनमें मैकेनिकल मूवमेंट्स नहीं होती। कहता है जी एज नो मैकेनिकल मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन द असेसिंग एनी बाइट्स ऑफ द मेमोरी, सो द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट। यस, क्योंकि इसमें सीक टाइम, डिले, रोटेशनल ट्रांसफ़र डिले, रोटेशनल डिले, सीक टाइम, ये सारे डिले इसमें हैं ही नहीं, तो इसलिए ये बहुत फास्ट है। स्टोरेज ड्राइव्स लाइक मैग्नेट एंड ऑप्टिकल डिस्क, ये जो आप लोग सीडी वगैरह लगाते हैं और हार्ड डिस्क, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मेन मेमोरी जिनका जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। एक आपके पास रैम की आगे 2 टाइप्स, रैंडमली एक्सेसिबल मेमोरी, एक डी रैम, एक एस रैम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको यहाँ पे आपकी बुक पे दिखा दूँ। ये आपका CPU, ये है आपकी रैम और ये है आपकी आपकी है डी रैम और ये आपकी है एस रैम। ये दोनों ही हैं रैम, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो समझ लीजिए। वो क्या है? वो ये है कि बेटा जो डेटा बार बार आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो उसके एड्रेसेस वगैरह इसमें पड़े होते हैं कैशे मेमोरी में, जिसको कैशे मेमोरी भी कहते हैं। ये एस रैम का दूसरा नाम है। और जो डेटा आपका आप बार बार जो डेटा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं ना, उसके एड्रेसेस यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं, डेटा नहीं उसके एड्रेसेस। और वो डेटा जो आप बार बार यूज़ करते हैं, मतलब अभी आपने कोई गाना चलाया, बंद कर दिया, आपने कोई और फाइल खोल ली, तो वो जब गाना चला तो वो रैम में गया, आपने बंद किया वो रैम से निकल गया। कोई और फाइल चलाई वो रैम में आई, आपने बंद की वो रैम से निकल गई। कोई और फाइल चलाई, कोई गेम चलाई, वो रैम में लोड हुई, जैसे आपने वो गेम खेलने के बाद बंद की वो रैम से निकल गई। ठीक है, तो जो डेटा आ रहा है जा रहा है वो बार बार रैम में, लेकिन उन्हीं डेटा में से, मतलब कोई ऐसी पिक्चर जो आप डेली देखते हैं,
ठीक है, आपकी कोई तस्वीर आपको बहुत अच्छी लगती है तो वो डेली आप ओपन करते हैं, जब आप ओपन करते हैं तो वो रैम में आती है, रैम से सीपीयू में जाती है। लेकिन कैशे मेमोरी को ये पता चलता है कि जनाब ये बंदा इस तस्वीर को डेली ओपन करता है, तो इसमें कोई ख़ास बात है। तो रैम उस जो रोम है, सॉरी एस रैम जो है, उसका एड्रेस क्या करती, अपने पास कैप्चर रखती है, अपने पास स्टोर कर लेती। तो उसका बड़ा बेनिफिट्स क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड और फास्ट हो जाती है। तो कैशे मेमोरी बेसिकली आप एस रैम का दूसरा नाम है, ये वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा के एड्रेसेस को होल्ड करती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस फाइल को ओपन कर रहे होते हैं तो वो वेरी क्विकली इसको जो है वो डेटा को एक्सेस कर रही होती है। अब ये तो इनका डिफरेंस, एक डिफरेंस और है, जो रैम है वो इलेक्ट्रिक करंट लेती है बार बार, क्योंकि जब आप इसमें डेटा लोड करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट लेगी, जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये फिर अपने कंटेंट को रिफ़्रेश करती है। ठीक है, तो एस रैम जो है वो अपने कंटेंट्स को रिफ़्रेश नहीं करती, वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेटा को रिप्लेस करती है। मतलब उसने देखा कि ये तस्वीर डेली ओपन हो रही, तो कोई और चीज़ आई तो उसको स्टोर करती जाती, फिर आपने वो तस्वीर छोड़ दी, कोई और तस्वीर खोलना है तो वो जो पहले वाला एड्रेस है उसको उसके साथ रिप्लेस कर लेगी। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट चीज़ें होती हैं इसके पास वो होती हैं, तो ये ज़्यादा करंट को यूज़ नहीं करती। मैं बात कर रहा हूँ एस रैम यानी कि कैशे की, तो ये अपने कंटेंट्स को रिफ़्रेश नहीं करती, इसलिए ये करंट भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती। रैम डी रैम जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो बार बार आने जाने वाला डेटा जो है वो एस रैम में, और रैम जो है डी रैम जो है वो वाला डेटा जो आप ओपन और क्लोज़ कर रहे हैं उसको होल्ड कर रही होती है। वापस चलते हैं, कहते हैं जी डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक। डायनामिक का मतलब भी बच्चों चेंज ही होता है। तो ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा बार बार आ रहा है जा रहा है वो डायनामिक होगी, और जिसमें को थोड़ा कांस्टेंट पड़ा रहता है वो एस रैम होगी, स्टैटिक एज इट्स नेम रेफर। रैंडम एक्सेस मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज्ड इन मोस्ट कंप्यूटर्स। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मस्ट हैव एन इलेक्ट्रिकल करंट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल स्टेट्स। तो वो क्या कहता है, ये इलेक्ट्रिकल करंट्स को यूज़ करती है अपने डेटा को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए। क्योंकि ये रिफ़्रेश करती है अपने कंटेंट्स को बार बार। और एस रैम जो है ये टेक्नोलॉजी जिसको हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी करते हैं, सेल मेड फ्रॉम डिजिटल गेट्स एंड ईच सेल कैन होल्ड अ वैल्यू विदाउट नीड ऑफ रिफ्रेश द डेटा एज लॉन्ग द पावर इज सप्लाइड और टू इट। As no refreshing is required to the SRAM, the chips are faster than DRAM। ठीक है, आप गौर करें, ये देखें, ये आपके पास आ गई रैम फ़र्ज़ करें, और ये फ़र्ज़ करें आपके पास आ गई SRAM, ये S है ये D है। अब डेटा यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है। आपके समझाने के लिए आपने ये वाला डेटा जो था ये यहाँ से रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया। ये क्या करेगी, इस डेटा को उठा के यहाँ ले आएगी। अब ये डेटा यहाँ आ गया, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो ये हुआ, इसको हम कहते हैं कंटेंट रिफ़्रेश करना। अपने कंटेंट्स को उसने रिफ़्रेश किया। एस रैम जो होती है उसके पास डेटा पड़ा है, वो डेटा उसके पास मौजूद रहेगा। कोई नया डेटा उसने देखा कि ये यूज़र अब इस गाने को नहीं, इस गाने को बार बार सुनता है, तो वो उस गाने को फ़र्ज़ करें एक पहले जो बार बार सुनता था वो यहाँ पड़ा था, अब आपको नया गाना है जो यहाँ पड़ा है उसको बार बार सुनना है, तो वो इसको क्या करेगा, इसको इसके साथ ला के रिप्लेस कर देगा। बस ये एस रैम कर रही है, ये अपने कंटेंट्स को रिफ़्रेश नहीं करती, रिप्लेस करती। डी रैम तो अपने कंटेंट्स को रिफ़्रेश करती है, इसलिए उसको करंट भी ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, चिप ऑल्सो यूटिलाइज द लेस पावर, बिकॉज कंटेंट रिफ्रेश नहीं करने तो लेस पावर यूज़ करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न डिज़ाइन फॉर एस रैम चिप इज़ मोर कम्प्लेक्स दैन द डिज़ाइन डी रैम। या आपने देखा होगा, आप सिस्टम बात करते हैं कि जनाब 8 GB ऑफ रैम बट फ्यू MBs ऑफ कैशे मेमोरी। ये क्योंकि लॉजिकल गेट्स और लॉजिकल गेट्स होने की वजह से इसका सारा का सारा जो मटीरियल है वो बहुत कॉस्टली है, इसलिए ये अभी लेस प्राइस हाई है लेकिन मेमोरी लेस है। कैशे MBs में है लेकिन जो रैम है वो GBs में है। तो आपको पता है GBs तो बहुत बड़ा है MB से। ओके, तो इन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर दिस टेक्नोलॉजी यूज्ड टू बिल्ड वेरी फास्ट मेमोरी इनसाइड द CPU। दिस मेमोरी आल्सो नोन एज कैशे मेमोरी। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये कैशे मेमोरी दोनों का जो लिंक होता है कैशे मेमोरी का और इसका लिंक जो है वो CPU के साथ ही। यूजली वेरी स्मॉल साइज ऑफ कंपेयर टू द मेन मेमोरी। मैंने अभी ये बात बता दी आप लोगों को, बट इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो फास्टर होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द मेन मेमोरी इज़ वोलेटाइल मेमोरी। बच्चों, ऐसी मेमोरीज़ जो कि करंट के साथ, मतलब आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपने मूवी चलाई, मूवी चल रही, लाइट ने झटका लगाया, कंप्यूटर बंद हो गया, दोबारा चलाएंगे तो वो मूवी वहीं से चलेगी नहीं, वो मूवी दोबारा नए सिरे से चलेगी। क्यों? क्योंकि रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है, तब तक डेटा होल्ड करके बैठी रहती है जब तक करंट आ रहा है। जैसे करंट कट हुआ, कोई पावर कट लगा, वो उसका जो सारा डेटा होता है वो ये रिलीज़ कर देती है दोबारा से आपको नया डेटा। तो इसीलिए इसको वोलेटाइल, ऐसी मेमोरी जो विद करंट काम करती है वो वोलेटाइल, और ऐसी मेमोरी जो विदाउट करंट, जैसे आपकी हार्ड डिस्क
जैसे आपकी USB वो आपने 6 महीने जो है वो महीने आपने उठा के कहीं फेंक दी और उसके बाद आपने उठाया तो वो जो तस्वीरें हैं, वो जो ऑडियोज़ वीडियोज़ आपने उसमें कॉपी की थी वो आज भी उसके अंदर मौजूद है। ऐसा तो नहीं वो कहती जनाब आपने तो मुझे 4 माह या 6 माह आपने मुझे कंप्यूटर के साथ लगाया ही नहीं, तो वो डेटा तो नहीं है मेरे पास, ठीक है। मुझे तो ऐसी मेमोरी जो विदाउट करंट डेटा को होल्ड करती रहती हैं वो नॉन वोलेटाइल, जो बिजली के साथ करती हैं वोलेटाइल, जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी डेटा होल्ड रखती हैं उनको हम नॉन, जैसे आपकी कैसेट, जैसे आपकी VCR की फ़िल्म, जैसे आपका मेमोरी कार्ड, जैसे आपकी USB, जैसे आपकी हार्ड डिस्क, जैसे आपकी DVD, जैसे आपकी CD, ये सारी की सारी, जैसे फ्लॉपी, ये सारी क्या हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी डेटा को जो होल्ड। The CPU can not only read the data stored in the RAM but also can write data onto the RAM instructions, ठीक है, जिसको हम रीड एंड राइट कहते हैं। जब CPU RAM से डेटा ले रहा होता है तो वो रीड, जब डेटा वापस RAM को दे रहा होता है तो उसको हम राइट कहते हैं। ये आपके कंप्यूटर के अंदर पूरा एक टेबल बना हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स का, जो कि आपने देखना है, ठीक है। सो स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम वाइल इट्स बीइंग एग्जीक्यूट। तो ये आप लोगों के पास रैम का कॉन्सेप्ट था। स्टिल अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये टर्म समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा इसका। तो ये आप लोगों का रैम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।